हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग, हम सभी संडे का इंतजार करते हैं ताकि सईद नकवी की बातें सुनी जा सकें। वो इंटरनेशनल अफेयर्स को जिस तरह से आसान जबान में बहुत सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है वो सब बताते हैं और वो सब सच निकलती हैं। वो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से सहारा होती है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से ये जंग शुरू हुई यूक्रेन की, जिस तरह से गाजा जंग शुरू हुई, शुरू से ही जो बातें कही गई वही नतीजे के तौर पर सामने आ रही हैं। और आप लोग जो हमारे दर्शक नाजरीन हैं, वो कई बार ये मशवरा मुझे दे चुके कि इस प्रोग्राम को 1 घंटे तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि नकवी साहब की बातें जो हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते समझते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ वक्त की लिमिटेशंस होती हैं, उसका हमें ख्याल रखना होता है। और नकवी साहब भी जाहिर है उनको उनसे इतना लंबा वक्त लेना एक अपने आप में एक काम है। बहरहाल हम सीधे चलते हैं आज के इश्यूज पर जिन पर हमें बात करनी है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जिसमें हमारे मोदी जी और शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट एक साथ नजर आए। और उसमें उन्होंने कह दिया कि हमने यानी अमेरिका ने चीन की वजह से रूस और भारत को खो दिया। और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया वो इनके मरने की भी दुआ एक तरह से कर दी। तकरीबन उसका अगर हिंदू में मुहावरे के तौर पर तर्जुमा किया जाए तो जाओ भाड़ में, ये बात उन्होंने कह दी। इसके क्या मानी है, हम क्या समझने की कोशिश करें, ये हम समझेंगे नकवी साहब से। इसके अलावा हमास अपनी शराइत पर उसी तरह से मौजूद है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमास से संजीदा बातचीत हो रही है, मारने भी जाते हैं और संजीदा बातचीत भी करते हैं। इसके क्या मानी है। और उसके अलावा जिस तरह से जो मिलिट्री परेड हुई बीजिंग में, उसके क्या मानी है। क्या क्या फौजी ताकत, जिस तरह से अब से पहले नकवी साहब कहते रहे हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ताकत जो है वो खिसक रही है, क्या वही वही है जो हम अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि ट्रंप ने जो ये बात कह दी कि जाओ भाड़ में, तकरीबन ये कह दिया, इसके क्या मानिए। क्या ये हारा हुआ प्रेसिडेंट कह रहा है या धमकी दे रहा है। ये वो प्रेसिडेंट कह रहा है जो कि ये जानता है कि हमारी गर्दन पे उसका हाथ है, जो ये जानता है कि जाते हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ। जो ये वाला गीत है वो उसके अंदर, उससे ये मजा ले रहा है। उसको ये मालूम है कि 11 साल तक, बल्कि 11 साल क्यों, 11 साल जो के मोदी जी के हैं उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है अमेरिका और इजराइल में, और इन दोनों में उसको अगर ये कहे कि साहब हम छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो चली मैके, तो वो उसका वो मजा ले रहा। जाओ, अगर कहीं देखिए ये एक फोटोग्राफ से जिसमें 3 लोग खड़े हों, जिसमें कि सी जिनपिंग सबसे ज्यादा लंबे हों और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ताकतवर हों, उनके पास वो न्यूक्लियर आर्सेनल है जो अमेरिका के पास नहीं है, उससे ज्यादा है, और उधर हिंदुस्तान जिसको कि इधर वाले लोग भी देख रहे हैं उधर वाले लोग भी देख रहे हैं, जो कि एक राइजिंग पावर है और किस हद तक रीजन है उसके ऊपर अभी बहस है कि हम कहाँ हैं। बहरहाल ये 3 की तस्वीरें हैं। अब इन 3 तस्वीरों से क्या पिछले 11 साल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की रद्द हो गई? मैं नहीं समझता। यानी अगर नादान लोग भी इस बात को न मानेंगे
क्योंकि अगर वो चाहें, अरे भाई एंड्रॉइड खत्म कर दें, हमारा व्हाट्सएप खत्म हो गया, उनके पास इतने हमारी लगामें उनके हाथ में हैं कि वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा, और दूसरे हमारा इन्वेस्टमेंट है एक हिंदुस्तान का रूलिंग क्लास, याद रखिए हिंदुस्तान के रूलिंग क्लास ने 1947 जब की आजादी हुई तब से भी पूरी तरीके से उसने ये जो नॉन अलाइनमेंट और सोवियत यूनियन की तरफ, उससे वो बिल्कुल सहमत नहीं था। आप ये जान के चलिए कि आपके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स खुद अपने बिरला जी और जैन, एसपी जैन, उसके टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये वॉशिंगटन में रखते थे और लंदन में रखते थे, और वहां भी ऐसे लोग छांट के रखे जाते थे जो कि नॉन अनियन नॉन गार्लिक खाने का बंदोबस्त भी करवा सके, ताकि फैमिली जब वहां जाएं तो उनकी देखभाल भी कर सके। तो ये एलीट, ये गाइडिंग एलीट थी। यहाँ पे जब वी शंकर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटेरिएट में आने लगे तो उनको इंटरव्यू किया घनश्याम दास बिरला ने। ये रिश्ता था कांग्रेस पार्टी के एक खित्ते का, जिसको कि आप आसानी के लिए कह लें कि राइट विंग का, वो कभी भी सोवियत यूनियन, इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने कहा वॉशिंगटन लंदन में रखे। जब हमारे एक दोस्त थे वर्नर एडम, ये किस्सा शायद बता चुका हूँ। हाँ। वर्नर एडम फ्रैंकफर्टर अल जर्मन के कॉरेस्पॉन्डेंट थे यहाँ पे, उसके फॉरेन एडिटर होके उनका रिटायर हुए, हमारे बहुत दोस्त थे। वो मॉस्को में भी थे। मॉस्को से आए, हमसे कह लगे सही, में हैरत है कि मॉस्को में हिंदुस्तान का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, क्योंकि ये जितने भी आपका रूलिंग क्लास और ये जो इन्वेस्टमेंट और बिरला और जैन्स, ये वहां पे नहीं रहते थे। वो कह रहा था मुझसे, वर्नर एडम, कि मैं एक दफा तुम्हारे सफीर के साथ बैठा हुआ था, उसने टेलीफोन उठाया और डोब्रोनिन से ऐसे बातें करने लगा जैसे कि कोई आपस के दोस्तों में होती। तो इस तरह की एक्सेस हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को वहां होगी, क्योंकि वो उस सफीर से मिल सकता है, सफीर के जरिए और लोगों से मिल सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम शुरू ही से इसके खिलाफ थे, और 1991 में दो तीन चीजें एक साथ हो गई। 1991 में सोवियत यूनियन गिर गया, और वही वक्त था जबकि हमारे पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और वही जमाना था जबकि हमारा सारा गोल्ड गिरवी रख दिया गया था। तो बड़े हालात, सोवियत यूनियन गिरा, हम लोग वहां से बिल्कुल एक 180% का आर्क लेके वेस्ट की तरफ चले गए, और उधर येल्सिन ने भी हमें नहीं पूछा बहुत ज्यादा उस जमाने में, लेकिन हम इधर आ गए, और यहाँ पे अब तक वही डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रो वेस्ट थे, यानी, और इसके बाद जितनी पॉलिसीज रही वेस्ट ओरिएंटेड रही। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और दूसरे हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। हर जितना, अगर बड़ा कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी इनइफेक्टिव है, उसकी इनइफेक्टिवनेस की दलील यह है कि उसका बच्चा अमेरिका में नहीं पढ़ रहा है, वरना आप जिसको भी देख लीजिए वो वही पढ़ रहे हैं, फिर उसके लिए कोशिश होती वहीं का वीजा मिल जाए, वहीं क्या है ग्रीन कार्ड मिल जाए, फिर पेरेंट्स वहां चले जाते हैं डिपेंडेंट्स बन के। ये पूरी, अगर आपको याद हो, वाजपेयी जी के जमाने में भी 2 एम्बेसडर थे अमेरिका में,
एक तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रखती थी, और एक बाकायदा गोया इंडियन डायस्पोरा का अलग, अग्निहोत्री शायद उनका नाम था, वो एक अलग सफीर थे। तो ये हालात है। सिलिकॉन वैली है, यानी पूरी सिलिकॉन वैली जो है उसमें कितना परसेंटेज इंडियन है उसकी कोई इंतहा आपको नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, लेकिन उधर से भी प्रेशर ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में ये कि भाई ये सिलिकॉन वैली पे हिंदुस्तानी क्यों छाए हुए हैं, भाई उनको जरा सा खाली तो करवाओ। ये भी एक है प्रेशर, उधर से भी है। यानी तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि इतनी ज्यादा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अमेरिका में कि ये एक तस्वीर है जिसमें कि सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक तस्वीर में खड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गोया दुनिया का निजाम जो है वो बदल गया और ये इधर से उधर चले गए। ये इधर से उधर नहीं गए हैं, ये बीच में अभी तक लटके हुए हैं। क्यों? अब वही क्या हुआ कि साहब तियानमेन स्क्वायर पे बहुत बड़ी परेड, और वो परेड क्या, 80th year of victory over Japan after the Second World War, victory over Japan। अब उसमें जाहिर है जापानीज डिप्लोमेसी ने भी काम किया होगा। तो एक तरफ तो हम तुम्हारे हैं, एक तरफ ये क्योंकि जापान का मामला है लिहाजा हम नहीं है, और दूसरे हम वहां ज्यादा तुम्हारे साथ दिखाई देंगे तो वही कहेगा जो कि वहां दिखाई दिए बगैर ट्रंप ने कह दिया कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, डार्केस्ट चाइना, ये उसने कह दिया। तो ये सब एक तो ये ट्रंप का स्टाइल है, और उसी के गिदड़ भपकी के साथ एक और चीज है, उसने कह दिया कि हम ये जो पेंटागन वगैरह नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहलाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं कहलाएगी। तो अब ये जो एग्रेसिव पोस्चर है, एग्रेसिव पोस्चर ही है कि आप अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नाम पर जानी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। मुझे एक चीज याद आ रही है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को ईरानियन मीडिया मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है, यानी वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं कहता है, चूंकि ये हमेशा इजराइल फिलिस्तीनियों को कत्लेआम करते रहते हैं। तो तकरीबन उसी फ्रेज को, उसी नाम को पेंटागन ने अडॉप्ट कर लिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहां कहां कयामत लाएगी, जिस तरह से गाजा में कत्लेआम हुआ, जिस तरह से यूक्रेन जंग में अभी तक यूरोप ने कभी इस तरह की जंग का शायद मजा नहीं चखा था बहुत अरसे से, वहां लोगों में गुर्बत की हालत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये आगे और क्या क्या कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 साल से ज्यादा तो बाकी है ट्रंप के ना, तो दुनिया में और कहां कहां कलबली मचाएंगे, क्या होगा? अपने यहाँ ज्यादा मचा रहे हैं, उनके यहाँ खुद भी जो खलबली है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहरहाल है ये कि चाइना में जो इतनी बड़ी मीटिंग इनकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई, ये एक सिग्नल है कि देखिए ये एक ग्रोइंग कंसर्न है, ये एक ग्रोइंग कंसर्न है। उसमें इनको जाना था, मोदी जी को वहां तक चले गए, और उन्होंने हमारे ट्रंप ने फौरन इनको पकड़ लिया कि नहीं ये आप तो उनके हो गए हैं। अगर उनके हो गए होते तो भाई जाके वो तियानमेन स्क्वायर में परेड में भी हिस्सा ले लेते, बुलाए तो गए थे, इनविटेशन था, वहां तो गए नहीं। अब वो ये रहा है जो कि हम पहले भी जिसका जायजा ले चुके हैं, वो ये है काजमी साहब कि 2 जंगें बड़ी हो रही हैं जिसमें कि वेस्ट मतलब वेस्ट है। एक है यूक्रेन की जंग, दूसरी है गाजा की जंग। गाजा की जंग में इजराइल की बका की बात है, और बात यहां तक आ गई है, कहेगा नहीं कोई, ये तो हम आप सैलानी हैं कि जो सच बात
जो दिखाई देती है वो बोल देते हैं। जी जी। देखिए, यूक्रेन की वॉर में पमल किए जा रहे हैं यूक्रेन के सोल्जर्स। वहां जितनी भी कुनक जा रही है वेस्ट से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, वो सब कारआमद नहीं आ रही। एडवांस कर रहा है रूस। ये हमको खबरें वहीं के मुअतबर जराओं से मिल रही हैं कि वो जीत रहा है। यानी ये तो भाई अगर जीत रहा है तो भाई विक्ट्री क्यों? 1.7 मिलियन यूक्रेनियन मर चुके हैं। ऑफिशियल फिगर है ये 1.7 मिलियन। कब तक मरवाओगे? लेकिन 17 लाख यूक्रेन के लोग मारे जा चुके। लेकिन एक वजह है कि ये विक्ट्री अनाउंस न होने देंगे। वही वजह रोके हुए है गाजा में भी। क्या है साहब, दुनिया ये देख रही है कि एक गजब ढा रखा है कि हजारों, बल्कि मेरे हिसाब से तो लाखों बच्चे, माएं, उनको स्टाफ कर करके उनको इधर से उधर दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। इसमें कोई शक। इस बर्बरियत को के औसम है ये, उसको अगर आप नाम दे दे विक्ट्री का, आप समझे भाई इनके आगे तो कोई ना जीतेगा। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब 7 अक्टूबर को यहिया सनवर बहारा ने जो किया, अब ये कि गलत किया सही किया वो इस वक्त मुकदमा नहीं है कि जो कुछ किया उसका मकसद ये नहीं था कि हम फतेह कर लेंगे। उसका मकसद ये था कि इस स्केल पे इनको रिटेलिएट करने दो कि ये अपने आप को बदनाम कर लें। और इस हद तक बदनाम होते जा रहे हैं वेस्ट की सड़कों पे, तमाम जगह दुनिया में। कैसे अब देखिए सितंबर आ गया है, अभी यूएन में कितने ममालिक जो इनके साथ खड़े हुए थे वो कितने रिकग्नाइज करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अभी कल परसों ये लंदन में ये जेरेमी कॉर्बिन ने अभी एक बाकायदा मुकदमा कि सब बरतानवी सरकार ने किस हद तक मुलविस है, एक बहुत कामयाब शो किया है इधर अभी हाल में, कल परसों। तो ये हालत है। यानी अच्छा, आपने ये कहा था, बार बार ये कहना पड़ता इसलिए है कि ये दो चीजें चल रही हैं काज़मी साहब। एक ये जिसको कहते हैं नैरेटिव, और एक वो जिसको कहते हैं फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो नैरेटिव यहाँ ये है कि साहब इन्होंने गजब ढा दिया, इन्होंने हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर लिया, इन्होंने साहब 2 बम ऐसे जबरदस्त गिराए ईरान के ऊपर कि उनका साहब न्यूक्लियर हाथ पैर उनके फूल गए। ये नैरेटिव है। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है? वो ये है कि जब ये नीचे उतरे, अभी 2 दफा कम से कम, तो हमास ने निकल के इस तरह से इनको खदेड़ा कि ये भागे हैं, और उसकी तस्वीरें भेज दी हमास ने। यानी उनमें इतना होश अब भी बाकी। तो गोया ये 2 चीजें हैं, ये निहत्ते बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं, जो कह रहे हैं हमास को खत्म कर रहे हैं, अभी दूर दूर नहीं है। हाँ, ये डिकैपिटेशन का एक आर्ट जो है वो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डेवलप कर लिया है। वो ये कि हम इनकी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी है, और दूसरे दौलत इतनी है। लोग बड़े लालच में आ जाते हैं, भाई इतने हजार ले लो, जरा ये बता दो कि वो मीटिंग कहाँ हो रही है। तो ये बताने वाले बहुत से कमजोर लोग होते हैं जिनको कि इन्होंने, लिहाजा अभी यमन में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट के 4-6 लोगों को मार दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं उसी पर आ रहा था नकवी साहब। देखिए, यमन के प्राइम मिनिस्टर, 5 और मिनिस्टर, 2-3 और बड़े अफसरान थे जिनके मारे जाने की खबर है। उसके बाद यमन ने न सिर्फ ये अपनी आवाम को गारंटी दी कि आपकी सर्विसेज नॉर्मल उसी तरह से रहेंगी, और उसके अलावा उन्होंने अपने हमले बढ़ा दिए इजराइल के खिलाफ। और अब जो कल ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो तकरीर की है अब्दुल मलिक अल हूथी ने,
जितनी बड़ी तादाद में लोग नजर आए हैं, हमने वो वीडियो दिखाई है अपने चैनल पर, उससे उनके मजबूत इरादे और मजबूती से जवाब देने की तैयारी, और वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को होश में आना चाहिए, नहीं तो शुरुआत यहां से है, ये तमाम मुल्कों को हमला करेगा इजराइल। क्या लगता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर को कोई कत्ल कर दे और यूनाइटेड नेशन खामोश बैठा रहे? क्या सिर्फ इस वजह से खामोश? एक ट्रिक है, हाँ, एक दुनिया में एक ट्रिक निकाली गई है। अगर आप कोई मेन स्ट्रीम से सैंक्टिफाइड कोई पॉलिटिकल लाइन ले और आप ये कहें कि नहीं यूं हुआ था, तो फौरन कह दिया जाएगा ये तो एक कंस्पिरेसी थियरी है। ये एक फ्रेज बनाई गई है कि जो मेन स्ट्रीम से हटके हो वो कंस्पिरेसी थियरी है। समझे साहब, ये है। और अगर इस तरह की बातें हो, ये भी कंस्पिरेसी थियरीज है हम लोगों की। तो अभी मैंने आपसे कहा, नैरेटिव उनके हाथ में है। वो मीडिया जो कि इसीलिए बनाया गया था कि मैंने उस इंसिडेंट का 50 दफे मेंशन किया है जो कोई नहीं करता। बिल्कुल, ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, जबकि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद पहली इनकी आउटिंग थी वेस्ट की, वो था डेजर्ट स्टॉर्म। वहां अल रशीद होटल की छत पे हम मौजूद थे, हम चश्मदीद देखे हुए हैं, इसीलिए हमें याद है। इनको मालूम ही नहीं बाकी लोगों को। वहां पीटर आर्नेट ने एक चीज इनॉग्रेट की, जिसको कि डिक चेनी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन दिनों में डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बाकायदा फरोग दिया। वो क्या कि साहब, उससे एक ग्लोबल मीडिया, यानी जंग अब तुम्हारे ड्राइंग रूम में आ जाएगी, तुम देखोगे। ये जो उसका इन्वेंशन था, उसका जो इनॉग्रेशन था, उसके मानी ये थे कि अब जंगे जो हम करते रहेंगे वो इसको ये मीडिया फरोग देता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और हम चलते चले जाएंगे। इत्तेफाक से 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, लेमन ब्रदर्स डूब गया, उनका इतना बड़ा बैंक, और तब से फिर नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। और लेकिन पॉकेट्स उनकी अभी भी डीप हैं, उनके पास अभी भी हथियार दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इन हथियारों की भी लिमिटेशन का अंदाजा हो गया। क्या यानी वियतनाम में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जीते नहीं, पता ही नहीं। आखिर में एम्बेसडर लटक के गया एक हेलीकॉप्टर से। 20 साल तक, याद रखे दुनिया, 20 साल तक इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था अफगानिस्तान को, और फिर कैसे गए आप सबने देखा, आप सबको याद है। इराक में ये था कि बस अब यूं खत्म हुआ मामला, और वहां अभी तक अटके हुए हैं, छावनियां 1-2 मिल गई हैं, और वो जो जिस मकसद से आए थे वो समझ ही में नहीं आता, आए थे किसी और वजह से और मिला उन्हें कुछ और। अब सीरिया में, लिबिया में, और इत्तेफाक की बात ये 7 मुल्कों के नाम, ये भी एक किस्सा अजीब व गरीब है। ये अभी हाल में जनरल वेस्ली क्लार्क ने, जो कि नेटो के कमांडर थे 1997 में, वो जनाब अली पेंटागन में थे, उनको एक पेपर दिया गया, और उस पेपर में उनका बयान है कि उसमें कोई 7 ममालिक के नाम थे, जो कि नेतन्याहू साहब की बना हुआ प्रोग्राम था, कि जिसमें इन मुल्कों में या तो इनकी रिजीम चेंज कर दी जाए, यानी आप लोगों का सबका काम यह है कि इजराइल को महफूज करिए, और उनके चारों तरफ जो भी उठ रहे मुल्क उनको दबा दीजिए। तो उसमें यही था, इराक, सीरिया, लिबिया, ये अपना मोगादिशु, सोमालिया, ये जंग अपनी हो रही है। मोरक्को भी था गालिबन उसमें, मोरक्को, ईरान,
ना ना ना, मोरक्को तो दोस्त है। हाँ, अरे ये गलती से ना कर दीजिएगा, अच्छा अच्छा, मोरक्को तो अरे साहब वो तो वो बिल्कुल तो उनका चहीता है हाथ पहले पूरे से। खड़ा हुआ जी है। जी ना जी। ना 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 ना, ये सूडान, सूडान, जी हाँ जी। सूडान, हाँ, ये सब ममालिक हैं, और आखिर में जाहिर है ईरान, ये हम्म सब इनको दबा के ये मुल्क ही ना रहे, बस लोग रहे वहां पे। और हम, ये तंजीम थी भाई साहब, अब उसका सबका हो गया है काया पलट। वेलली क्लार्क देखिए वाला वाक्य। देखिए देखिए, मैं बता रहा हूं, हाँ उस हाँ सबका हो गया है काया पलट। हाँ, ये वहां पे भी हार रहे हैं, यहाँ पे भी हार रहे हैं, लेकिन ये हार मानेंगे नहीं। ये ये अफसाने दोनों खत्म कैसे होंगे, यही मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, यानी एक आखिरी धमाका होगा। क्या होगा, अब देखिए, मैं बड़ी रिस्की बात कर रहा हूं आपसे, कि जो एक है कि वहां नए मीडियम रेंज मिसाइल्स दिए जाएंगे ज़ेलेंस्की को, और वो उसके दो पहलू हैं। एक तो उनकी डिलीवरी कब होगी अभी अंदाजा नहीं, अगर हो गई तो उसके मानी क्या है। उसके मानी ये है कि आप जाइए, एक तो मारिए मॉस्को पे, एक मारिए सेंट पीटर्सबर्ग पे, कैमरा दुनिया भर का ये दिखा दे कि रूस जल गया। ये हुनर हमारे मीडिया में है, वो दिखा दे दूध, और उस वक्त ये होगा बाबा बस हो गई, और गोया जंग जीता कोई है। मीडिया में तमाशे दो धमाके दिखा के ये कि एक विक्ट्री का विजुअल्स एक दिखाने माहौल के बन जाए, बाद एक माहौल बन जाए। इस जंग को तब खत्म किया जाएगा, वही यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर बहुत ज्यादा दब गए ये लोग, तो फिर ये कहीं न्यूक्लियर ना चले जाएं, और अगर ये न्यूक्लियर चले गए तो उनको ये नहीं मालूम है कि वहां क्या मौजूद है, ईरान के पास क्या है, वो एक मिस्ट्री है। कि ये फिर सवाल ये है कि इस वक्त एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्ट करेगी स्टेट ऑफ इजराइल, जूइश स्टेट के नहीं, सवाल ये, इसलिए गीदड़ भक्तियां जो आपको मिलेंगी वो बढ़ती जाएंगी। हम जो हैं, हम बीचों बीच गले में अटका है दम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मोदी जी ने हाल किया उसको हम कि कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जी जी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नाम दे करके अपने आप को समझदार भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों तरफ कोई भरोसा करने वाला नहीं रहा। जी बिल्कुल उसी तरह की हालत है जी। तो ये सूरत हाल जो इस वक्त है, जो कि हमें शिकायत है ट्रंप से, और ये कि साहब पाकिस्तान से, उन्होंने पाकिस्तान से देखिए दोस्ती कर ली, और पाकिस्तान के आदमी को बुलाया, और पाकिस्तान के आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों तियानमेन स्क्वायर में गए, ये तमाशा देखा, हमारा कोई नहीं था वहां पे। इधर एक तो ये हो गया। देखिए दो चीजें, अमेरिका ये कि पाकिस्तान की तरफ चला गया और हमारी तरफ नहीं आया, इस सिचुएशन में ये पहली दफा नहीं हुआ है। आपको याद होना चाहिए, जबकि ऑपरेशन ये अफगानिस्तान में इन्होंने जब हमला किया है, और जब वहां से डिप्टी सेक्रेटरी गया है इनके मुशर्रफ के पास कि अगर तुमने हमारे साथ नहीं दिया तो वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल याद। एकदम से मुशर्रफ पलटे और उन्होंने स्पीच दी कि साहब वो तो हमारे जौहर हमसे लिए ले रहे थे, यानी न्यूक्लियर हथियार वगैरह सब ले लिए जाते हमसे, तो लिहाजा मुशर्रफ बदल गए। अब हम ये किस्सा हम सुना रहे हैं आपको, उन दिनों में यहाँ पे एम्बेसडर थे ब्लैकविल, एम्बेसडर ब्लैकविल, वो अपने घर में रूजवेल्ट हाउस में दावतें करते थे, एक राउंड टेबल थी, उसमें उनका लंच होता था, और वो ये कहते थे, इमेजिन आई एम हेनरी किसिंजर एंड आई एम होल्डिंग अ लेक्चर इन माय क्लास। अच्छा साहब, मेरे बगल में उन दिनों में ये अपने दादा प्रणब मुखर्जी,
ऑपोजिशन में थी कांग्रेस, तो ये स्पेयर थे, ये हमारे बगल में बैठे हुए थे। और जनाब अली उसने ये कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है जो हमारे साथ जंग में आए। ये उछले कल के, दिस इज हाउ कैन दे से दिस, वी आर प्लेग्ड बाय देयर टेररिज्म। अब टेररिज्म का इस वक्त भी चर्चा हो रहा है और वो जनाब करीब हैं पाकिस्तान के, और हमारी शिकायत है कि साहब वहीं से तो हमारा टेररिज्म होता है। यहाँ पे जब उसने ये कहा कि भाई टेररिज्म, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, उसने ब्रैडफील्ड ने कहा, मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा एम्बेसडर, वी बिलीव दैट इंडिया हैज बीन कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू हैव embraced Pakistan as the frontline state in your war on terror, and there's an irony in this. उसने सवाल जवाब दिया, उसने कहा yours is an old regional quarrel. Pakistan is joining us in the international war on terrorism. उसके बाद फिर 13 दिसंबर को जब हमला हो जाता है पार्लियामेंट हाउस पे और यहाँ पे बाकायदा फौजें आई बॉल टू आई बॉल ऑपरेशन पराक्रम तैयार हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तब कहीं जाके ये हमारी पुछवाई हुई है कि हाँ भाई ये लोग भी शिकार थे। तो जब भी तक अब टेररिज्म चल रही है साहब, हमने सिंदूर इसलिए किया कि हमारे खिलाफ था, हाँ टेररिज्म हुआ था, लेकिन फिर दोस्ती उन्होंने जाकर कर ली पाकिस्तान से। और पाकिस्तान जानते हैं कि वो चीन का भी यार सब वो क्या डिप्लोमेसी करता है ये। अच्छा नकवी साहब एक चीज समझने की है, देखिए हम अमेरिका के साथ जब एलाई बने तो इसके साथ साथ ये कोशिश रही अमेरिका की कि वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टकराव ना हो, तकरीबन ऐसा उसने एक तरह से मैसेजिंग की, और यानी वो तो कोला दोनों तरफ बेचना है, उसको दोनों तरफ मैकडोनल्ड चलाना है वगैरह वगैरह, ये सिंबॉलिक मुहावरे के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ टेंशन भी रहे भारत और पाकिस्तान की, लड़ाई ना हो, हथियार बिकते रहे, ये सब चलता रहा। अब अगर चीन की तरफ भारत इशारे दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। जब वो चीन और रूस और उसमें ईरान भी शामिल होगा तो भारत और पाकिस्तान को भी नजदीक आने की बात कही जाएगी। तो ये पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात होने बेहतर हैं या दूर बैठे हुए दोस्त नुमा दुश्मन जो हमारे आपस में टेंशन कराता रहता है, वो वाली लाइन ठीक है? हेनरी किसिंजर एक बात कहा करते थे और वो बात मैं रिपीट कर दूं, टू हैव अमेरिका एज योर एनिमी इज बैड, बट टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका इज फेटल। यानी वो उससे भी ज्यादा बुरा, बहुत खतरनाक है वो। अमेरिका के साथ जो है वो दोस्ती बहुत खतरनाक है, वहीं के लोग कह गए। मेरा तो अपने असल में मैं तो कई बार इस बात को अपने दर्शकों से नाज़रीन से कहता हूं, आपकी क्या राय है? अमेरिका इजराइल जहां भी दोस्त बन के जाते हैं वो भरोसे के दोस्त नहीं होते, वो कहीं ना कहीं तबाही का इंतजाम करते हैं। और अमेरिका की तो मिसालें हमने बहुत सी देखी, सद्दाम हुसैन देखा, कौन कौन देखा, बेहतरीन दोस्त, ईरान के खिलाफ उसे जंग में भी फंसाया और फिर बाद में उसे खत्म भी किया। आप क्या देख रहे हैं, भारत किस तरफ कैसे क्या, यानी नतीजे के तौर पर? भाई यही तो हमारी दुविधा है इस वक्त हमारे पास, हम परेशान हैं। हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली का जो रूलिंग एलीट है वो नहीं चाहता कि अमेरिका के बगैर वो जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का रूलिंग क्लास वेस्ट के बगैर और वेस्ट रिसीड करता चला जाए और या सिर्फ इन गोरों की सोहबत में एक यही रह जाए, ये भी कुछ अजीब मालूम होगा। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वॉर जो बनी है, ये देखिए अजीब और गरीब इसके अंदर नुआंसेस आ रहे हैं। आपको ये याद है कुछ महीने पहले ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि हम जो जुल्म किया जा रहा है व्हाइट फिर साउथ अफ्रीका,
हम उन व्हाइट्स को ले लेंगे, यानी बाकायदा कुछ लोगों को सिटीजनशिप। एक तरफ तो आप लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन जो गोरे जिनके खिलाफ की अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने मंडेला की, और वो पार्टी लड़ी और लड़के आजादी हासिल की। अब वो आप उनको बुला रहे हैं घर कि भाई आ जाओ, तुम असल में तुम्हारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है, तुमको हम जगह देंगे, पनाह देंगे अपने। तो ये व्हाइट और नॉन व्हाइट एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पे भी नजर रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुझे इस पर एक मिसाल याद आ रही है, हमारे यहाँ भारत में भी मोदी सरकार ने जो बकौल उनके मजलूम हिंदू पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और जहां से भी आना चाहे, हम उनको नेशनलिटी देने के लिए तैयार हैं। तकरीबन एक ही किस्म की जहनियत काम कर रही है। क्या आपको उसमें सिमिलरिटी देखते हैं? कुछ है, कुछ थोड़ी बहुत है। बिल्कुल कमाल है। सियासी लोग भी किस तरह से कहां से सीखते हैं और कहां उस पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ भारत में तो पूरी दुनिया में भारत का नाम जो रहा है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का, मुख्तलिफ जबानों के लोगों का एक साथ रहना दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। लेकिन अब बहरहाल हालात बदल रहे हैं। हमारी क्या होगा? बस आखिरी बात, हमारा करेंसी नोट कोई भी निकाल के देख ले, 17 जुबानों में हर डिनोमिनेशन इंडिकेटेड है, यानी, और उनमें से वो जुबानें वो हैं कई जिनमें की क्लासिकल लिटरेचर्स हैं प्रीडेटिंग क्राइस्ट। तो ये है हिंदुस्तान का एक्सपेरिमेंट, और इसको कैसे किस तरफ ले जाया जाएगा, ये हमारे इन लीडरों की नजर इस पहलू पे है कि नहीं, ये मुझे यकीन नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद नकवी साहब ने किताब भी लिखी है, बीइंग द अदर, मुझे याद आ गया, और बहुत ही अहम उसमें मुशाहिदात हैं, तजुर्बात हैं। वो भी आप किताब पढ़ सकते हैं। नकवी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, मुझे लगता है कि वो कसक जो महसूस करते हैं वो उन्होंने बयान की है। वो उनकी किताब आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से, नाज़रीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह से आप कैसे देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।